अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डीटीएन से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। और आज 25 दिसंबर है, जो दो बातों की वजह से अहम है। एक तो ये कि आज के दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे, बानी पाकिस्तान। उस हवाले से हम बात करेंगे कि बानी पाकिस्तान का खाका जो है वो क्या था, और पाकिस्तान में रहने वालों के हवाले से उन वो क्या ख्वाब देखते थे और कैसा पाकिस्तान वो चाहते थे। तो 73 वर्षों के बाद पाकिस्तान कैसा है? क्या हम उनके किसी ख्वाब के कहीं करीब पाए जाते हैं या नहीं? और कुछ वजूहात के बिना, जो इन वजूहात हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरा जो है, हमारे तमाम मसीही बहनों भाइयों को मैरी क्रिसमस। और आज ज़ाहिर उनके लिए एक ईद का समा है, खुशी का दिन है। अल्लाह सबकी ख्वाहिशें और खुशियाँ जो है वो बरकरार रखे। और पढ़ने में जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त हमें दरपेश है, और जो दूसरी लहर है वो जिस शिद्दत से हमें घेर रही है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। और अवामी रवैये जो बिल्कुल इस हवाले से मुख्तलिफ हमें नज़र आते हैं, वो उसके बारे में भी हम देखेंगे और बात करेंगे। हमें आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिसमस के मौके के हवाले से। आप जानते हैं कि हमें ज्वाइन करती हैं फौजिया शाह साहबा, सीनियर साफ़ी इस्लामाबाद से। वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। थोड़ी देर में सियार शमसी साहब, सीनियर साफ़ी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। और आप जानते हैं कि वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन करते हैं। तो देखेंगे कि अमेरिका में, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क में जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पर क्रिसमस के हवाले से, जबकि स्नो फॉल जो है, बर्फबारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई है पिछले 2-4 दिनों के अंदर। तो ऐसी बर्फबारी के अंदर जो है वो वहाँ पर क्रिसमस की जो भी सूरत हाल है वो कैसे मनाई जा रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फौजी शाह साहबा, अपना माइक ज़रा ऑन कर लें। और जी। जी, फौजी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आज क्रिसमस का मौका है, और हम अपने सारे जो मसीही बहन भाई हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी ये खुशियाँ दुबाला हों, और वो जिस तरह से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, वो ज़्यादा फ़राख़दिली के साथ, ज़्यादा बेहतर तौर पर आने वाले दिनों में खुश व खुर्रम रहते हुए वो अपनी खिदमत सर अंजाम दें। जी, फौजी शाह साहब। ये मेरे ख़्याल पहले तो मैं सबको मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ मसीह बरादरी नहीं बल्कि सबके लिए ज़ाहिर है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, जी। सबके लिए बहुत मुबारक है। और जब हम अपनी इस्लाम के हवाले से बात करते हैं, तो मेरा ख़्याल है ये एक तसलसल होता है। और जिस तरह दीगर पैगम्बरान जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, हज़रत आदम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तमाम जो अंबिया इकराम हैं हमारे लिए बहुत मोतबर हैं। वही सिलसिला जो है आगे चलता चलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हुआ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है, ज़ाहिर है कुरान में जिस तरह का ज़िक्र है और हज़रत मरियम के हवाले से जो हमें डिटेल्स मिलती हैं, कुरान में जो मिलता है, तो ये हमारे लिए भी बहरहाल बहुत एक मुबारक बात है। और मैं ये समझती हूँ कि तमाम पैगम्बरान इस्लाम जो हैं, उनका यौम पैदाइश जिस तरह भी मनाया जाता है, हम भी अकीदत और एहतराम से उसको मनाते हैं। और अपने मसीह भाइयों के साथ उसका ज़ाहिर है कि उन ज़्यादा उसमें शेयर भी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो क्रिसमस है, पूरी दुनिया में जो इसकी बहुत बड़ी, आपको मालूम है कि न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस क्रिसमस से शुरू हो जाती हैं। लेकिन कोरोना के बायस जो आपने भी ज़िक्र भी किया, वो सेलिब्रेशंस इस दफ़ा शायद देखने में नहीं आ रही, जो बहुत बड़े धूम-धाम से चाहे वो अमेरिका की बात करें, तमाम यूरोपीय ममालिक की बात करें, जहाँ बहुत मसीह बरादरी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है और वहाँ बहुत बड़ी सेलिब्रेशंस होती हैं। लेकिन अभी तक तो यही इत्तलात हैं कि उस तरह सेलिब्रेशंस नहीं हुई। लेकिन बहरहाल एक ईद का समा है, एक उनके जो जिसके वो पैरोकार हैं, वो पैगंबर जिसको ज़ाहिर है कि मसीह बरादरी जो है वो अपने जो अक़ीदत है या मज़हब है या उनका जो भी अक़ीदा है, उस तक वो है, उनके लिए बहुत बड़ा एक मुबारक दिन है। और आप ही के वसातत से जिस तरह आपने कहा, मेरे ख़्याल में हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए और सबको मुबारकबाद भी देनी चाहिए।
मेरी चूँकि सारी ज़िंदगी जो हमारी मसीह बरादरी है, उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा करीबी रवाबित रहे, क्योंकि मैं खुद भी मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी। फिर मेरे बच्चों को भी मैंने मिशनरी स्कूल्स में किया था, सिर्फ़ इस वजह से कि जहाँ हम रहते हैं, हमें किस तरह मिल के रहना चाहिए। और ये जो मज़हबी बुनियाद है तफ़ावत की, जिसमें हम पढ़ के अपने आप को भी भूल जाते हैं और दूसरे का एहतराम भी भूल जाते हैं। तो उस वजह से मैंने बच्चों को भी मिशनरी स्कूल में ही दाखिल किया था। और अभी जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो भी एक मिशनरी स्कूल में जाते हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले, दुनिया में कहीं भी रहने वाले इंसान का एक बहुत बड़ा राब्ता होता है, और वही राब्ता जो है आगे नस्ल दर नस्ल चलना चाहिए। यही मोहब्बत होती है, यही अकीदत होती है। और मैं समझती हूँ कि हमारे मज़हब की कम अज़ कम, जब हम देखते हैं अपने पैगम्बर की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात, उनका जायज़ा लेते हैं, तो उसमें हमें तमाम लोगों के साथ, और ज़ाहिर है कि हमारी तो पैगम्बर की पहचान ही एक क्रिश्चियन थे, उन्होंने बताया था जब बहुत छोटे थे, और उस वक्त उन्होंने वो निशानदेही की थी कि ये अल्लाह ताला के पैगम्बर हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मौका होता है कि हमें उनके साथ मिल के उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। और यकीनन और ज़ाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम देखते हैं तो जो हमारे ईसाई भाई-बहन हैं उनके हवाले से तो बड़ा एक टॉलरेंस का सबक हमें दिया गया और मिल-जुल कर रहने का। और हम लेकिन अगर इसी बात को थोड़ा-सा हम आगे बढ़ाएँ तो हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से कोई तफ़रीक नहीं रखी, बल्कि बेशुमार मौक़े के ऊपर उन्होंने अपनी तकारीर के अंदर जो है वो इस बात का इरादा किया कि जितने भी रहने वाले हैं वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पाकिस्तानी हैं और उनका उतने ही और सबके हकूक़ मुसावी हैं। और आज यौम पैदाइश कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान भी है। तो फ़ज़ल शाहिद साहबा अब तकरीबन हमें कोई 72-73 साल हो गए आज़ाद हुए हुए। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद कुछ वक़्त में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफ़ात हो गई। फिर उनके जो दस्ते-राज़ थे नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे उस वक़्त, उनको भी शहीद कर दिया गया। बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि बावजूद जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सेहत के हवाले से, और वो भी कहते हैं कि एक किस्म का वो कत्ल ही था। अगर हम एक इसको अगर देखें, कायद-ए-आज़म का जाना, नवाबज़ादा लियाक़त अली ख़ान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जाना, तो क्या उस वक़्त जो निज़ाम ये 2 रहनुमा जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया था बाकी रहनुमाओं के साथ मिलकर, तो वो जो निज़ाम एक उन्होंने वज़ा किया था, जो निज़ाम सोचा था, क्या उस निज़ाम को आज अगर हम देखें, तो उस निज़ाम को तलपट करने के लिए उनको रास्ते से हटाया गया? आपको कैसा लगता है? क्या लगता है? देखिए देखिए मुनीर, बहुत ज़्यादा हक़ाइक़ जो हैं, बहुत मुश्किल भी हैं, और जानने के लिए बाज़ औक़ात लोग जो हैं मानने को तैयार नहीं थे। मसलन सबसे बड़ी बात ये है कि जब कायद-ए-आज़म बीमार थे, बिस्तर उस पे थे, अलालत पे थे, तो उस वक़्त जो है लियाक़त अली ख़ान उनसे मिलने आए। तो कायद-ए-आज़म की सेहत ऐसी नहीं थी कि वो उठ के जाके उनसे मिलते। तो ये फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने कहा कि मैंने भाई से कहा कि वो ज़ाहिर है कि वो लियाक़त अली ख़ान आए हैं, तो आप मुलाकात कर लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अभी किसी तरह भी जो भी हिम्मत करके, और कहने लगे कि मैं वो देखने आया है कि मैं किस हालत में हूँ और कितनी जल्दी ख़त्म हो रहा हूँ। तो ये आप छोड़ दीजिए, किसी का नाम लेना, कोई लियाक़त अली ख़ान का या किसी का नाम लेना आप छोड़ दें। सिंपल सी बात है कि ये मुल्क एक बनाया गया, उस वक़्त यकीनन एक ऐसी सूरत डेवलप हुई। पहले तो आपको मालूम है कि 2 कौमी नज़रिए की बात नहीं थी। उस वक़्त तो ये था कि अंग्रेज़ से आपने निजात हासिल करनी थी, और अंग्रेज़ के खिलाफ आप उस वक़्त सब इकट्ठे मिलके लड़ रहे थे। अब उसके बाद ये है कि कायद-ए-आज़म ने जब मुल्क बन गया,
تو سب سے بہت اہم تقریر جو ہے جس کو اس ملک میں سب سے پہلے جو سینسر کیا گیا وہ 11 اگست کی تقریر ہے جو بہت بعد میں سامنے آئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ملک بن چکا ہے، یہاں ظاہر ہے کہ عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں، اب وہ سب اکٹھے جو ہے اب اس میں صرف اسلامی یا وہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے بلکہ ایک پاکستان ہے اور پاکستانیوں کا ملک ہے۔ اب اس سے میرے خیال میں بہتر کوئی وضاحت نہیں تھی، لیکن پرابلم یہ ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ شمسی صاحب بھی آگے ہیں، اور ضیاء الحق کے دور میں پوری منسٹری آف انفارمیشن کی، پنجاب کی اور پورے ملک کی جو انفارمیشن کے ڈپارٹمنٹ سے وزارت کی جو ہے دوڑے لگی ہوئی تھی کہ قائد اعظم کی تصاویر نکالی جائیں کہ جس میں وہ انہوں نے اچکن پہنی ہو، بہت مشکل ہو رہی تھی، اچکن پہنی ہوئی تصویریں نکالی جائیں، وہ کوئی تصویر ڈھونڈی جائے کہ جس میں کہیں وہ کوئی نماز پڑھ رہے ہوں، تو یہ جو تماشے بناتے ہیں نا یہ اس کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو وہ ایک الگ بات ہے کہ کس طرح پھر وہ اچکن والی تصویریں نکالی گئیں، کیا کیا، لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ آ گیا تھا کہ سوٹ کی تصویریں نہیں لگانی، اور یہ ایک تاثر دینا کہ وہ اس میں شاید کوئی مسلمان ہونے کا رنگ زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ جو جس طرح کی حکومتیں آتی رہیں بنتی رہیں، جو آگے لوگ آتے رہے، خود کھوٹے سکوں کی بات تو قائد اعظم نہیں کی تھی، ہم نے تو نہیں کی تھی کہ ان کی جو بھی ہے اس میں ان کے ساتھ کھوٹے سکے تھے، وہ کھوٹے سکے جو ہے وہ جب اقتدار آ گیا یا ملک بن گیا، ہر ایک سمجھ رہا تھا کہ میرا ہی حق ہے، مجھے ہی کوئی کردار ادا کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ سب کے ابھی یہ بھی حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ وہ ایک ظاہر ہے کہ آپ بابا قوم اور جو جن کو اتنا محسن آپ سمجھتے ہیں ملک کا، تو ایمبولینس آپ نے کون سی بھیجی تھی؟ ایک ایمبولینس کا سڑک پہ خراب ہونا اور جس طرح کی حالات میں ان کا انتقال ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں رہیں۔ بات سمپل یہ ہے کہ کیا قائد اعظم کا جو وین تھا، قائد اعظم کیا چاہتے تھے، وہ تو میں نے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ واضح طور پہ 11 اگست کی تقریر میں واضح ہو گیا تھا کہ کیا کس طرح کا ہونا چاہیے، اور اگر میں اس کو کہوں تو یہ سیکولر سسٹم کی بات ہوتی ہے کہ جس میں تمام لوگ جو ہیں ایک ریاست میں مل کر رہتے ہیں اور اپنی اپنی عبادت گاہوں میں اپنے اس باقاعدہ یہ لفظ بھی تھا کہ تمام جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی جو عبادت ہے اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں، آزادی سے اس میں رہ سکتے ہیں، تو یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ منظم طور پہ یہ کس طرح یہ لوگ بیٹھے اور اس کو لادینیت جو ہے وہ سیکولرزم کو قرار دے دیا۔ اب اس کو جب لادینیت قرار دے دیا تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں سیکولرزم جو ہے یہاں کیا ہو جائے گا، کفر کا نظام ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے سیکولرزم کا، میری سمجھ میں نے تو بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش کی، بہت جاننے کی کوشش کی کہ وہاں سے دین کا کہیں سے مجھے کوئی پہلو نظر آئے، مجھے تو وہاں کہیں لادینیت جو ہے وہ دکھائی نہیں دی۔ پھر اس میں انہوں نے یہ اس طرح کے جو بھی پھر ایوب خان کے دور میں دیکھیں یا اس سے پہلے جس طرح وزارتیں ٹوٹتی رہی ہیں، راتوں رات کوئی وزیر اعظم بھی بدلتے رہے، کانسٹیٹیوشن آپ بنا نہیں سکتے تھے، اب اتنی بڑی آپ نے 100 سال جنگ کی تھی انگریزوں کے خلاف، اور بنیادی جو ہے کانسٹیٹیوشن اس پہ آپ بیٹھ نہیں رہے تھے، تو یہ چیزیں تو بڑی سنجیدہ سوالات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب میں یہ دیکھتی ہوں، مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ بجائے کوئی ہم نے سبق سیکھنے کے، آج ہم نے سوسائٹی کو زیادہ اس میں پراگندہ کر دیا ہوتا ہے۔ آج ہم زیادہ جو ہے نہ صرف مسلمان عیسائی ہندو میں تفریق ہے، بلکہ وہاں بھی شیعہ پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں اس میں بھی تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں، تو نیشن والی باتیں تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بگاڑا ہے اولیا۔ جی سیاہ شمسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، فوزی شاہد صاحبہ، اور تھوڑی دیر ہو گئی، ہم ان کو بھی ابتدائی گفتگو میں شریک کر لیتے ہیں، پھر آگے اس کو سماجی اور سیاسی نظام کے جو خد و خال ہونے چاہیے تھے پھر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ سیاہ شمسی صاحب ویلکم، خوش آمدید۔ آج بانی پاکستان کا یوم پیدائش ہے اور مسیح اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یوم پیدائش ہے 25 دسمبر، اور ہمارے جتنے بھی ہمارے مسیحی بھائی بہن ہیں وہ
अपना क्रिसमस मना रहे हैं। उन सबको मुबारक। और अगर आप अपना माइक ऑन कर लें और हमें बताएं कि जो कायदे आज़म जो पाकिस्तान चाहते थे, आज 72-73 वर्षों के बाद जो है, उसको हम कहाँ पे देखते हैं? सियार शमसी साहब। सियार शमसी साहब। माइक बंद है, माइक बंद है। ये सियार शमसी साहब, आपका माइक बंद है और आपकी आवाज हमें नहीं आ रही है। जी, सियार शमसी साहब। सियार शमसी साहब, माइक तो अनम्यूट हो गया है, लेकिन सियार शमसी साहब की आवाज हम तक फिर भी नहीं आ रही। सियार शमसी साहब, जी सियार शमसी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी एंट्री होती है, फिर एग्जिट होता है। हम तो बस ये देख रहे हैं कि आप कितनी खूबसूरती से आते हैं और कितनी खूबसूरती से एग्जिट कर रहे हैं। जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि आज यौम पैदाइश कायद आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जनाब भी है, और आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश भी है। और ज़ाहिर है कि हमारे मसीही भाई बहन जो हैं वो क्रिसमस मना रहे हैं, उनको हमने मुबारकबाद भी दी है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान हमें नज़र आ रहा है, तो कायद आज़म जो पाकिस्तान चाहते थे, हम उस पाकिस्तान के खदोखाल के कितना करीब या कितना दूर हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो तमाम दुनिया भर में जो मसीह बरादरी है उनको हैप्पी क्रिसमस और मैरी क्रिसमस, और एक जो मैसेज है खुशी का और अमन का। और जहाँ पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तानी हैं, उनका मज़हब जो भी है, उन सबको मुबारकबाद। और आज सालगिरह भी है हज़रत कायद आज़म की, तो बहुत सी चीज़ें खुशी भी है। और फिर जो आपका सवाल है वो ज़रा तल्ख है कि क्या वो पाकिस्तान बन चुका है। मैं समझता हूँ कि बहुत हम आगे तरक्की भी की है, लेकिन अभी तक जो इस मुल्क के असल वारिस हैं उनके ख्वाब पूरे नहीं हुए, और उनके आज भी इस्तेसाल हो रहा है, जहालत है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, और इंसाफ उनको नहीं मिल रहा। तो आज अगर हम कायद आज़म की सालगिरह मना रहे हैं, तो इस वक्त जो क़यादत है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे अपोजिशन है, उनको इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि हज़रत कायद आज़म के ख्वाब क्यों नहीं पूरे हुए, वो काफ़िले कहाँ कहाँ लुटे, और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनके हिस्से में क्या आया। जी, तो इसका मतलब है कि आपकी गुफ्तगू से कि जो सियासी निज़ाम और समाजी निज़ाम कायद आज़म चाहते थे, अभी जैसे उन्होंने ज़िक्र किया फ़ाज़िल शाह साहबा ने, कि वो हम उसके बिल्कुल करीब भी कहीं नहीं पहुँच पाए, और तफ़रीक दर तफ़रीक का हम शिकार हैं। तो मुस्तक़बिल क्या फिर सियार शमसी साहब, इसी तरह हम गुलूम में ही रहेंगे, इसी अंधेरे में रहेंगे और इसी यासियत में ही रहेंगे हम? नहीं, देखिए वो निज़ाम जो कायद आज़म चाहते थे वो तो शुरू से ही पहले मरहले पे ही उस पे के ख़िलाफ़ साज़िशें शुरू हो चुकी थी। और वहाँ जब उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी, या जिस तरह वो मसल्लत हुई, और फिर जो साथ ही मुस्लिम लीग खुद थी हज़रत कायद आज़म के बाद जो खोटे सिक्के थे, उन्होंने साबित किया, और उन्होंने भी एक आमराना सोच अख्तियार कर ली। और उन्होंने उस वक्त की अगर तारीख को पढ़ा जाए, जो हकीकी तारीख है वो आपके निसाब में नहीं लिखी गई, लेकिन जो एक बताते हैं मौरख वो तो बड़ी भयानक है कि उस वक्त मुस्लिम लीग ने खुद ही जो इख्तलाफ राय की आवाज़ें थीं उनको कुचलने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की। और उसमें जो जमहूरी अमल शुरू होना था, जो एक पार्लिमानी जमहूरियत के ज़रिए या सियासत के ज़रिए जो पाकिस्तान बना था, उसको मजबूत करने के बजाय उसी वक्त तोड़ फोड़ शुरू हुई, और फिर एक तवील डिक्टेटरशिप आ गई, ना आइन बन सका, और फिर तो मुल्क जो है पटरी से ही हट गया, और वो रास्ता जो कायद आज़म ने दिया था वो कहीं बहुत पीछे रह गया। जी फ़ाज़िल शाह साहबा। मेरा ख्याल है कि शमसी साहब ने ज़ाहिर है कि बड़ी तफसील से बात की है। बात सिंपल ये है कि देखें,
वक्त के साथ यकीनन हम ये समझते हैं कि अदवार बदलते हैं, दुनिया में बदले हैं, यहाँ भी बदले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इन्होंने वो जो बात थी कि मुसलमानों की अक्सरियत का इलाका, उसको बुनियाद बना लिया। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो मजहबी जमातें जो कायद आज़म को काफिर आज़म और पता नहीं क्या कुछ कहती थी, उन जमातों को एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टूल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर हमने ये देखा कि बांग्लादेश भी जब बना, उसमें भी आपके जमात इस्लामी का किरदार देख लीजिए। मुस्लिम लीग को तो शुरू से पाबंदी कर दिया गया कि गालबन वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, जबकि मुस्लिम लीग जो है ज़ाहिर है कि असूलन तो एक सियासी पार्टी के तौर पे आगे आनी चाहिए थी, और लीग जो है वो वहीं जो 47 में आपने एक स्ट्रगल करते हुए एक मुल्क हासिल कर लिया था, उसको ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग को वो बना लिया गया कि शायद वो मज़हब के ठेकेदार हैं और उसको मज़हब की ही बुनियाद बनाना है, जिसकी वजह से मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि यहाँ जैसे हम मसीह बरादरी की बात कर रहे हैं, अगर मसीह बरादरी को देखें तो वो सन ऑफ द सॉइल वो हैं, क्योंकि यहाँ बहुत से यहाँ ज़ाहिर है कि माइग्रेशंस हुई, जो बहुत से लोग जो अभी भारत में इलाके चले गए हैं, यहाँ आए, यहाँ से बहुत से लोग गए, लेकिन मसीह बरादरी वो यहीं की जो है लोग हैं जो कई हजार साल से यहीं रहते हैं, और वो उनको हमने किसी तरह भी एक बेहतर तौर पे जिस तरह ट्रीट करना चाहिए था वो नहीं किया। तो हमें बहुत से जो है एतराफ़ भी करने चाहिए। जब हम यहाँ बात करते हैं तो हमें सबसे बड़ा तो एतराफ़ ये करना चाहिए कि क्या हमने अब 22 करोड़ जो आबादी है, जो पहले जितनी भी करोड़ थी, अब 22 करोड़ आबादी के लिए क्या हमने कोई साजगार माहौल दिया है? मैं तो यहाँ ये देखती हूँ कि आपने तो इतनी तकसीम कर दी। आप मुझे ये बताएं कि 72 साल 73 साल गुजरने के बाद आपको अगर सिर्फ एक खवातीन को ही ले लें, आप तो उनको ही एक बेहतर जो है स्टेटस नहीं दें, बस माँ बहन बेटी कह के आप उनको बस मुतमिन करके आप उनको नेशनल सतह पे किसी तरह रिकग्नाइज ही नहीं करते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसी तरह जो अकलियतें दूसरी हैं, मैं यूजुअली अकलियत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये है कि बहरहाल जो नॉन मुस्लिम हमारा पाकिस्तानी है, अब उसको आप ये देखें कि आपने उसके हकूक़ किस तरह जो है हमेशा ही महदूद रखे हैं। उनको बेहतर जगह पे जाने की जो है रास्ता इस तरह नहीं दिया जाता, जबकि हमने ये देखा कि अगर अदलिया में जो गैर मुस्लिम थे, उनका ही किरदार हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक जज के तौर पे दिखाई देता है। बाकी जजेस के हवाले से बहुत सी कहानियाँ हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, उसको मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें भगवान दास कॉर्नर्स जो हैं वही एक उस मनसब पे बैठे हुए, और वो हमें दिखाई देते हैं कि एक बेहतर तौर पे फैसले करते हुए भी। मेरा ख्याल है कि आज जब हम दोनों बातें कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि मसीही एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उनकी पैदाइश की बात कर रहे हैं, कायद आज़म की पैदाइश की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपस में मुंसलिक है। तो हमें आज, मैं तो ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अहद जो ये करना चाहिए कि इस मुल्क में, और जब फिर हम बार बार बातें करते हैं, इदारों की तरफ भी हम चले जाते हैं, इदारों का किरदार भी हमें देखना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि आज हमें जब एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल चुका है, और जिसमें ज़ाहिर है कि 18वीं तरमीम के बाद एक मज़ीद उसमें कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी शामिल हो चुकी हैं जिसको हम बेहतर डेमोक्रेसी का हिस्सा कह सकते हैं, तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एहतराम देते हुए हर शख्स को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमें अपनी तमाम जो हमारे इदारे हैं, तमाम जो लोग हैं, उसको करना चाहिए। आज मैं ये देख रही थी कि सुबह खबर आ रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बने हुए 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट हुई है 2008-9 में, चलें 10 की हम बात करते हैं, 10 साल 12 साल गुजरने के बाद भी आज सुबह कहा जा रहा था कि वो जो मसीह या जो गैर मुस्लिम हैं, उनका मुलाजमतों में जो 2% कोटा है, उसको जायज़ा लिया जा रहा है। तो ये क्या बात करते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है तो इदारों को जिम्मेदारी उनकी है कि पहले दिन से ही जो भी है 2% है, 1% है, 5% है, जितने भी फीसद है, पहले दिन ही उनको इसमें अकोमोडेट करना चाहिए, उनको कौमी धारे में लाना चाहिए। आज सुबह का ये फैसला हो रहा था कि जी पंजाब गवर्नमेंट गालबन ये देख रही है
کہ جو 2% उनका कोटा है उसको मुलाजमतें दी जाए। तो ये 2% कोटा जो है अब क्यों ख्याल आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो नहीं, बहुत अरसा हो गया ना। वो फौज शाह साहबा, ये आपको बात समझनी चाहिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 दिन पहले जो तकरीर की थी कि वो अभी हुकूमत चलाना सीख रहे हैं, तो जब तक वो ज़ाहिर है कि इस तरह की जो हुकूमत करना सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके ऊपर नहीं बात कर। मुनीर, मैं ये देखिए, ये बात जो है मैं बाकी हुकूमतों के लिए भी कह रही हूँ। हाँ, हाँ। मतलब पिछले 5 साल तो नून की हुकूमत थी ना। अब खवातीन का जो एक कोटा मुकर्रर है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जो उस कोटे पे पूरा उतरता हो। और हमारे मुल्क में पढ़ी लिखी खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है। और ये चीजें जो नहीं, है, मैं उससे सिर्फ अलावा एक उसके अलावा आप जो ट्रांसजेंडर का कोटा है, जो डिसेबिलिटीज का पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उनका जो बिल्कुल कोटा है, हर बिल्कुल शख्स नाराज नजर आता है सवाए इसके कि अगर नून लीग की हुकूमत है तो उसने भर्तियां कर दी, काफ लीग है तो उसने भर्तियां कर दी, पीपल्स पार्टी है तो उसने भर्तियां कर दी। अब इन्होंने अपना जो भी हुकूमत आती है वो कोटा या शहरी हकूक उस तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। हमारे जो अक़लियती मज़ाहिब से ताल्लुक़ या ये दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो शहरी हैं, वो हमेशा से शाकी रहते हैं कि जी हमारे साथ। तो मैं कहता हूँ कि यार आप जाके देखें कि जो मुसलमान हैं, वो भी आप ही की तरह पिस रहे हैं। सिर्फ अमीर, गरीब और जो सियासतदानों के करीब होना या हुक्मरानों के करीब होने वाले लोग जो हैं वो नवाजे जा रहे हैं बगैर किसी उसके। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सिया शमसी साहब, फजल शाह साहब, आज जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी पैदाइश है, उनका जन्मदिन भी है। इस हवाले से मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट की है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी आइडियोलॉजी की फॉलोअर हूँ और उसी को लेके मैं आगे सियासत के मैदान में चलना चाहती हूँ। और ये इस तरह की मतलब मरीम नवाज साहबा ने अपने वालिद मियाँ नवाज शरीफ साहब को बड़ा प्रेस करते हुए और उनकी आइडियोलॉजी को बड़ा अप्रिशिएट करते हुए उसके ऊपर कारबंद अच्छा। रहने की बात की है। सिया शमसी साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि आप ये बताइए कि क्या जो नवाज शरीफ साहब की सियासत है या बाकी और जो दूसरे लोगों की इस वक्त जो सियासत चल रही है, तो क्या आपको खला नजर आता है जो बुनियादी खदोखाल सियासत के बानी पाकिस्तान ने हमारे लिए वजह किए थे? जी देखिए, पहले तो हम भी नवाज शरीफ साहब की सालगिरह पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन जहाँ नज़रिए की बात हुई है वहाँ ज़रा मुझे थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो इस वक्त मुस्लिम लीग है और कई मुस्लिम लीगें हैं हर रंग के शख्सियात के नाम पर, ये मुस्लिम लीगें अभी तक जो कायदे-आज़म की सोच थी उसकी ये हमें कोई पैरवी करते नज़र नहीं आते। अगरचे बड़े अरसे के बाद 30-35 बरस की हुक्मरानी के बाद मियाँ नवाज शरीफ थोड़े से नज़रियाती हुए हैं, उन्हें भी वोट का एहसास हुआ है। लेकिन जब ये इक़्तिदार में लोग होते हैं, उस वक्त इनका जो इक़दामात हैं या फ़ैसले हैं जिस पर अभी आपने थोड़ी देर पहले बात भी की है, वो फिर बड़ी आवाम के ज़हनों में शकूक व शबात और एतमाद उठ जाता है। लेकिन अब भी वक्त है कि जो मुस्लिम लीग है या जो भी सियासी जमातें हैं वो छोटी हों, बड़ी हों, उनसे इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन सियासी जमातें ही मसाइल का हल चाहती हैं। और अगर वो मिलकर हकीकी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, कायदे-आज़म का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो वो बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़ाती जो मफादात हैं या अपने-अपने ख़ैमे हैं या अपने-अपने दायरे हैं, उनसे निकलना होगा। जी, फौज़ शाह साहबा, सबसे पहले तो मेरा ख़्याल आप भी मुबारकबाद देंगी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जन्मदिन पे। मैं मुबारकबाद के साथ अपनी वालदा को भी मुबारकबाद दूँगी, उनकी भी आज बर्थडे होती है। वो बिल्कुल अल्लाह सही है। ताला उनकी आ, मग़फ़िरत करे। लेकिन हम हमेशा जो है वो 25 दिसंबर को बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पे सेलिब्रेट करते रहे हैं। सारी सही। ज़िंदगी जो है वो यही रहा है। बहरहाल देखिए, मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मुस्लिम लीग का ताल्लुक है, बिल्कुल शमसी साहब से की बात से मैं इत्तेफ़ाक करती हूँ। मुस्लिम लीग इक़्तिदार को
میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ جو ہے وہ نظریہ ہے یا نظریاتی جو بات ہے کہ اگر ہم اقتدار میں ہیں تو نظریاتی ہیں. ابھی تک مجھے مسلم لیگ کے نظریہ کا سمجھ نہیں آیا کہ وہ نظریہ کس کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم 2-3 واضح طور پہ نظریات سے واقف ہیں. سب سے پہلے تو ہم جب نظریات پہ چلے جاتے ہیں, اکانومی کی طرف چلے جاتے ہیں, ہمیں سوشلزم کی طرف ہمیں دکھائی دیتا ہے, ہمیں کیپٹلزم کی طرف دکھائی دیتا ہے. دوسری جانب یہ جو ہے وہ نظریات آ جاتے ہیں کہ ہیومینٹی سے ریلیٹڈ ہوں. تو میں ذاتی طور پہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ چارٹر ڈیموکریسی ہونے کے باوجود جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 والی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو پریسلر امینڈمنٹ تھی اس کو لے کے میاں صاحب اس کس کے کہنے پہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے. میری اس پہ بات ہوئی تھی اور میں نے اس وقت اسحاق ڈار بھی اور ان کے اس کے نون کے بہت سے لوگ تھے. میں نے کہا کہ جب آپ جانتے ہیں کہ 99 میں آپ کے ساتھ کیا ہوا اور آپ جان چکے ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹس کے خلاف کیا کچھ ہوتا ہے, تو ابھی آپ جب گئے ہیں تو آپ تو اس کا حصہ بن گئے, لیکن ان کے پاس اس وقت جواب نہیں تھا اور وہ اس وقت اٹھ کے چلے گئے تھے. مقصد یہ ہے کہ کیا وہ اب اس کے برعکس ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی اور میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. جب 2014 میں تحریک انصاف نے دھرنا دیا, ایک تحریک شروع کی, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت خورشید شاہ جو لیڈر آف اپوزیشن تھے انہوں نے جوائنٹ سیشن بلانے کی استدعا کر دی تھی اور پیپلز پارٹی تمام تر اختلافات کے باوجود ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. نہیں تو وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر ہمارے خلاف سپریم کورٹ میاں صاحب جا سکتے ہیں تو ہم بھی اس وقت ایک بڑا اچھا موقع ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کے ہم بھی یہ کریں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک واضح طور پہ ڈیموکریسی کی ساتھ دیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کافی دن جو ہے جوائنٹ سیشن چلتا رہا تھا, جس کی وجہ سے جو بھی وہاں دھرنا تھا یا کچھ تھا پارلیمنٹ فعال تھی. آج ہی میں شمسی صاحب کا ایک وہ دیکھ رہی تھی جو ان کا یوٹیوب چینل ہے, اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے ویران ہے. اب ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ کی ویرانی جو ہے اس کا کوئی جواز نظر نہیں آتا. وہ جو ہے جبکہ خاص طور پہ اس وقت موومنٹ چل رہی ہے, پی ڈی ایم کی باتیں ہو رہی ہیں, اپوزیشن کر رہی ہے, تو اس وقت پارلیمنٹ کی جو فعالیت ہے اس کی بہت ضرورت ہے. اب وہ پارلیمنٹ کو فعال کرنا کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہی. پارلیمنٹ کے جب آپ کے اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور پارلیمنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ ہوگی تو وہ پارلیمنٹ کا بھی بائیکاٹ کا انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہوا. پارلیمنٹ میں وہ آئیں گے, پارلیمنٹ میں وہ بیٹھیں گے, آپ کے راستہ بھی نکلنے کی صورت نکل سکتی ہے, آپ کی آگے بڑھنے کی صورت بھی نکل سکتی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ فعال ہے اور اس میں جمہوری ادارے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, نہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, اور حکومت جو ہے وہ پوری اپنی کوششیں لے کے کہ وہ سمجھتی ہے کہ جس طرح ان کو پہلے جسٹس نثار جو ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے, پھر یہ سپریم کورٹ چلے گئے کہ ہمیں شاید وہاں سے کوئی ہمیں سہولت مل جائے کہیں وہاں سے. تو یہ طریقے جو ہیں یہ غیر جمہوری طریقے ہیں. جمہوری طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو فعال کریں, پارلیمنٹ میں بلائیں اور اپوزیشن کو جو ہے دعوت دیں باقاعدہ. وہاں پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ میں جانے سے کیا اعتراض ہے؟ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ یہ دیکھیں تو شرمناک ان کا وہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کی پارلیمنٹ میں حاضری جو ہے وہ کم تر, سب سے میرے خیال میں جو کم لوگ یہ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں آپ جاتے نہیں ہیں. پارلیمنٹ کو عزت دیں گے. دیکھیں جب ہم بات کر رہے ہیں قائد اعظم کی بھی بات ہم کر رہے ہیں, جمہوریت کے حوالے سے بھی اسی کو کر رہے ہیں, نواز شریف کی بھی بات کر رہے ہیں, تو جب تک آپ پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیں گے, پارلیمنٹ کی جو ایک سینکٹی ہے, ایک اس کا برتری ہے, اس کو احترام نہیں دیں گے تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹیرین بھی کہلائیں. چلیں یا سیاہ آپ شمسی صاحب, حکومت کرنے کا جی جی بالکل صحیح. آپ سیاہ شمسی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سیاہ شمسی صاحب اپنے ذرا مائک کو آن کر لیجئے تو ہم تاکہ آپ سے بات کر سکیں.
ये जो आपने वैसे जो आज कहा है कि पार्लियामान जो है वो वीरान है, लेकिन इसके बावजूद कि जो अपोजिशन है वो मुख्तलिफ मामलात को पार्लियामान के अंदर डिस्कस करना चाहती है। अपने मुख्तलिफ बयानात में उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया है कि जो भी बातें हैं वो बजाय सड़कों पर और टीवी चैनल्स के ऊपर और अखबारात में हों, वो पार्लियामान के अंदर। लेकिन आपको क्या वजह नजर आती है कि क्यों जो हुकूमत है वो मामलात को पार्लियामान के अंदर लाने से हिचकिचा क्यों रही है? क्यों उनको फौरी तौर पर नहीं लाते? क्यों इसके ऊपर बहस मुबाहिसा नहीं कर रहे? क्या रीजंस हैं आपके ख्याल में? देखिए जी, इसमें तो हुकूमत का जो रवैया है 2.5 साल से, वो बात करना ही नहीं चाहती। उसके नज़दीक जो अपोजिशन है वो सारी अपोजिशन चोर डाकू है, और वो उसके साथ किसी सूरत भी बैठने को तैयार नहीं है। जबकि आइन ये कहता है, जो 18वीं तरमीम है, बाकी आप जमहूरियत के सारे इमारत को एक तरफ रखें, उसका एक पहलू ये है कि मुल्क के जो मामलात चलाए जाते हैं वो कायदे अवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की इत्तफ़ाक़ राय से होते हैं। चाहे वो आर्मी चीफ का तकर्रर हो, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो नैब के चेयरमैन की तकर्री हो, चाहे वो बहुत से ऐसे मामलात हैं, केयर टेकर्स हो। लेकिन आप ये 2.5 सालों में देखें कि ये जितने फैसले भी हुए हैं वो उस तरह नहीं हो सके। बराह रास्त आज तक वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर एक टेबल पर एक छत तले आमने सामने नहीं बैठे। और अभी जो बात हो रही थी, मैंने जब अभी कौमी असम्बली का विजिट किया है, और वहाँ अमलन जो है लगता है सारे हालात में पार्लियामेंट मअतल है। वो मअतल सियाद शमशी साहब के तरफ से जो सिग्नल्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं और उनकी आवाज़ हम तक बहुत कट कट के आ रही है। अब फौजी शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ इसी सवाल के साथ जो है, फिर अगर उनके सिग्नल्स ठीक हो जाएंगे तो फिर हम उनसे चैम्बर होता है, बड़ी एक पुररौनक जगह होती है, और वहाँ हर अपोजिशन लीडर हैं वो कोट लखपत। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है सियाद शमशी साहब। जी जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसी तरह का जो अब शहबाज शरीफ हैं वो जेल में हैं, और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह पूरे साल से ज़्यादा होने लगा है वो जेल में है। और अब जब सब ये सारे सियाद शमशी साहब की तरफ से फिर सिग्नल्स का प्रॉब्लम है और उन्होंने एग्जिट किया। जी फौजी शाह साहब, बात को आगे बढ़ाइए इसी हवाले से कि आपने जो पार्लियामान की बात की, एक अब गुजरांवाला जलसे के बाद जो है जिस तरह से एक बड़ा भरपूर बयानिया नवाज शरीफ साहब ने लेकर आए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और बराह रास्त उन्होंने नाम लेकर बात की, इतना कभी भी इस तरह से नहीं हुआ। अनवर इकबाल साहब भी उस दिन कह रहे थे कि ये बड़ा एक बोल्ड स्टांस है नवाज शरीफ साहब का। तो आप क्या समझते हैं कि जाहिर है कि उसकी वजह से लोगों के अंदर जो है, आवाम के अंदर भी जो लोग ये चाहते थे कि इसके ऊपर बात की जाए, उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया है और लोगों ने इसको बिल्कुल और तरह से भी देखा है, और बाद सियासतदानों ने भी कहा है कि बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन उनका जो बयान है वो बड़ा बोल्ड है। और कुछ लोगों ने इसको ठीक होने के बावजूद भी कहा है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फौजी शाह साहब, क्या हुकूमत जो है वो इस बात से थोड़ी सी उनके लिए ये परेशानी हो सकती है कि अगर इस तरह के बयानिए के साथ अपोजिशन जमातें जो हैं वो पार्लियामान के अंदर अपनी इख्तलाफी बातें रखें और नए जो पीडीएम का नैरेटिव है उसको रखें? देखिए मुनीर, एक तो ये थोड़ा सा ये तासुर है कि गालबन कोई पहली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ या आईएसआई चीफ का कोई नाम लिया है। मेरा ख्याल है हम तो ये देख रहे हैं कि जितना डायरेक्ट नाम ज़ियाउल हक के इक़्तिदार में होते हुए लिया गया, मुशर्रफ के इक़्तिदार में होते हुए लिया गया,
اور بھی جنرلز کے حوالے سے، اسلم بیگ کے حوالے سے ہوا، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پہلی دفعہ یا کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری سٹانس نہیں ہے. پہلے بھی بلکہ ان کے پاس تو بہت بڑی ڈائریکٹ طاقت رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایم آر ڈی کی تحریک ہو یا اس کے بعد جو اے آر ڈی کی تحریک ہے، تو یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں تھیں جو گلی محلے میں ان کے جو ساتھ چل رہی تھیں. ایک تو یہ تاثر میرا خیال ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ کچھ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں البتہ یہ صرف ہو گیا ہے کہ ہم یہ تاثر جو پہلے یہ جو کہ وہ کہتے ہیں نا سامنے آتے بھی نہیں صاف چھپتے بھی نہیں والی بات تھی، کہ وہ ایک ضرور تھا کہ اس وقت جو مقتدر حلقے ہیں، حکومت انہی کی ہے، سب کو پتہ ہے. اب وہی بات ہے کہ وہ سامنے نہیں آتے، کسی کو سامنے رکھا ہوگا جس کی وجہ سے یہ نام آیا، تو کچھ ایسے بات ہو گئی. بہرحال سمپل یہ ہے کہ حکومت جو ہے، جس طرح بھی آپ نے اپنی ہی بات کی ہے کہ وزیر اعظم نے اعتراف کر لیا کہ جب تک وہ سمجھے نہ سیکھے نہ تو نہیں آنا چاہیے. اب وہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اب سیکھ گئے ہیں؟ کیا اب وہ یہ جو ایشوز ہیں، خاص طور پہ اکانومی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی انہیں تو 1 سال تک تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ پھر کیا ہے اکانومی کی کیا ہوتا ہے. اسی لیے وہ انہوں نے کبھی IMF جانا ہے نہیں جانا اس چکر میں پڑے رہے. پھر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایک دفعہ یہ گیس کے جو حوالے سے کیا کیا گیا. بار بار اپوزیشن یہ شور مچا رہی ہے کہ جولائی اگست میں جو معاہدہ ہونا تھا اب کرنے کی وجہ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہمیں قیمت ادا کرنا پڑی. اور سب کو پتہ ہے کہ انرجی جو ہے جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، ٹھنڈ زیادہ سردی ہوتی ہے، تو گیس کے معاملات وہ جب آپ کی کھپت زیادہ ہو جاتی ہے تو بہت مہنگے ہو جاتے ہیں. کوئی نئی بات نہیں تھی. اور میرے خیال میں یہ کوئی بچہ جو ایک چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اگر زیادہ کنزمپشن ہوگی، ضرورت ہوگی تو چیز مہنگی ہو جائے گی. اب آپ اگر یہ کہیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا، اب دوسری جانب دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اس وقت میں تو بہت سنجیدہ یہ 2-3 روز سے تو بہت سنجیدہ صورتحال دیکھ رہی ہوں. سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ میرے خیال میں ہم اس کو تھوڑا سا نظر انداز کرتے ہیں. یہ درانی صاحب جو ہیں اچانک کہاں وہ جیل میں چلے گئے، 1 گھنٹہ کی ملاقات ہوئی، جیلر صاحب جو ہیں ان کو کہیں باہر نکالے رکھا، کس کی اجازت سے کہاں سے وہ ملے. شہباز شریف صاحب سے اتنی تفصیل سے باتیں ہو گئی، وہ بہت کچھ طے بھی ہو گیا کہ استعفے نہ آئے، فلان نہ آئے، بہت کچھ جو ہے طے بھی کر لیا. تو یہ محمد علی درانی صاحب کا فوج شاہ صاحبہ آپ کو نہیں معلوم ان کے جی مجھے معلوم ہے، بانے لیکن اور میں یہ وہ کنہوں نے لانچ اچھا کیا، لگتا ہے. کیسے لانچ ہوئے؟ جی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کبھی کبھی معصوم بننا بہت اچھا لگتا ہے مجھے. تو اس لیے میں وہ پتا تو ظاہر ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کو وزارت کس طرح دی تھی، سب کچھ وہ علم میں ہے میرے. لیکن بھارت یہ اچانک دیکھیں نا کہاں سے وہ اب پیر پگاڑا کی کیا اس وقت، سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ میں کہوں گی، چلیں ان کے والد صاحب جو تھے وہ منورنگ کے بہت زیادہ وہ ادھر ادھر کرتے تھے، لیکن وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی ان کا ڈائریکٹ تعلق GHQ سے ہے، جس طرح شیخ رشید فخر سے کہتے ہیں. وہ بالکل کہتے تھے کہ جی میں تو GHQ کا آدمی ہوں، اور وہ بڑے جو مجھے کہا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اب چھوٹے پگاڑا صاحب تو اتنے قوت نہیں رکھتے. وہ تو پگاڑا صاحب کا تو جو ان کا سٹیٹس تھا وہ تو شیخ رشید کو انہوں نے دے دیا ہوگا نا. وہ شیخ رشید صاحب بہتر طور پہ بولتے ہیں اس میں. تو کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف کبھی بات آ جاتی ہے، ہر دوسرے مہینے یہ بات آ جاتی ہے کہ سندھ میں کوئی گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں. کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ سندھ گورنمنٹ جو ہے ڈیلیور کر رہی ہے اپنے وسائل کے مطابق. اختلاف ہوتا ہے وہاں، بالکل صحیح. فوج شاہ صاحبہ اب وقت تھوڑا سا کام ہے، ہم نے CR شمسی صاحب کو بھی لینا، پھر واپس آپ کی طرف پھر مجھے آنا ہے. کہ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا CR شمسی صاحب، فوج شاہ صاحبہ نے اس کے اوپر تھوڑا سی بات کر کے وہ تھوڑا دوسری جو آج کے جو معروضی سیاسی حالات ہیں اس کے اوپر چلی گئی کہ کیا جو اس وقت PDM نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا ہے، اور کیا حکومت جو ہے وہ اس نیریٹو سے ڈر کر یا خفت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پارلیمان کا اجلاس نہیں بلا رہی ہے؟ چیزوں کو پارلیمان میں ڈسکس کرنے سے، بحث کرنے سے کیوں گھبرا رہی ہے حکومت؟ دیکھیے جی، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ حکومت کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے، اور وہ پارلیمنٹ میں
जाने से गुरेज कर रही है। लेकिन एक बात मैं अर्ज कर दूं कि जब धरने थे तो उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत को उस वक्त की अपोजिशन जो थी, इजलास बुलाकर अभी जो सैयद खुर्शीद साहब का नाम लिया है, उन्होंने एक भरपूर किरदार अदा किया था, डेमोक्रेटिक किरदार था वो। लेकिन आज की जो अपोजिशन है वो पार्लियामेंट में इसलिए भी नहीं जा रही कि वहाँ उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, और वहाँ से वो निकल कर डी चौक आई थी और फिर अब वो सड़कों पर है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो समझती है कि वो जिस तरह का बयानिया है उसका रोज सुबह शाम जो तर्जमान पढ़ते हैं उससे शायद वो अवाम का पेट भर लेंगे या अपोजिशन को खामोश करार देंगे। उनकी जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो ये हकीकत से ज़मीनी हकायक से बिल्कुल बरक्स रवैया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत को भी एक दिन इमरान खान को पार्लियामेंट का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन शायद उस वक्त तक बहुत देर हो जाए। दूसरी बात अभी आपने नवाज शरीफ साहब की है, उनकी नज़रियाती सियासत की है शुरू में, तो मैं समझता हूँ कि सियासत में या सहाफ़त में या आपको जब कोई किरदार मिलता है कौमी सतह पर या कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो उस वक्त आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। और एक जिम्मेदारी ये आयद होती है कि सच जो है वो वक्त पर बोला जाए, बाद में महज कहानियां होती हैं। आज इमरान नवाज शरीफ के जो सोच है वो एक चले उन्होंने एक तहरीक चलाई है और मज़ामत की सियासत की तरफ गए हैं, लेकिन थोड़ी अरसा पहले जो पॉलिसियाँ होती हैं मफादात के लिए वो उनको पे नज़र डालनी होगी कि आज जिन शख्सियात का वो नाम ले रहे हैं और उनको टारगेट कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले उनकी जमात ने उनको 3 साल की मजीद एक्सटेंशन देने का कानून पास किया। उसमें तमाम जमातें बराबर की शरीक थी, स्वाय जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने इससे इख्तलाफ किया था। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को पहले वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने ये काम क्यों किया, और हमेशा के लिए जो आइन में एक तरीका कार तय है उसको बिल्कुल मसख करके रख दिया, और ये कौमी अदारों के लिए बहुत एक मनफी चीज़ है, और जिससे अदारे मजबूत होने के बजाय उन पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। एक तो ये बात है। दूसरी कि सियासी जमातों का इस वक्त जो इत्तेहाद है, जाहिर है कि हर जमात का अपना अपना नुक्ता नज़र है, और दूसरी जानब एक बात तय कर ली है अपोजिशन ने कि वो इकट्ठे रहेंगे तो मामलात को आगे चला सकेंगे, जबकि हुकूमत की पूरी कोशिश है, पूरे वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं PDM को तोड़ने के लिए। और आपको ये सब कहानियां नज़र आ रही हैं कि जिस तरह कोट लखपत जेल में मोहम्मद अली दुरानी उन पे बात हुई है, अलादा पूरा प्रोग्राम मांगता है कि वो कौन है उसके और ऊपर बात उनका क्या करेंगे किरदार इंशाल्लाह। है। अब अगला प्रोग्राम इसी के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। खैर वो गए हैं वहाँ, क्या मैसेज दिया है, क्या बात हुई है। नई मुस्लिम लीग बनाने की बात हुई है। मैंने खबर पहले भी ब्रेक की थी कि इस वक्त जो नया खाका बुना जा रहा है उसमें सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम जो आ रहा है, और इसमें जो नून मीम शीम जो लहाके हैं वो उनके बजाय सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक तस्वर दिया जा रहा है। अगरचे इस हवाले से जब नवाज शरीफ की वालदा फौत हुई थी तो वहाँ ये मामला चौधरी निसार जब मिले थे, शहबाज शरीफ थे, ये बातचीत हुई थी, लेकिन मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने उस वक्त ये मंसूबे को नाकाम बनाया था। लेकिन अमलन ये मंसूबा अभी तक मौजूद है, खाका मौजूद है, और उस पर उसमें अब रंग भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा या आवाम के मसाइल का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिवाय इसके कि आप कौमी जमातों को जो तोड़ने की पॉलिसी है हमेशा से, वो आप देखेंगे जो बड़ी जमातें होती हैं पूरे मुल्क में जिनकी जड़ें होती हैं, वो मुल्क की सलामती यकजहती की अलामत होती हैं। उनको तोड़ने के बजाय उनको मजबूत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमने आज बड़ी बड़ी जो जमातें थी उनको सूबाई सतह तक या रीजनल लेवल तक महदूद कर दिया है। लेकिन PDM की तहरीक में मैं आखिरी बात सम अप करूँगा कि इसमें से हुकूमत जाए या रहती है या कोई भी हो, वो तो अभी बहुत कबल अज़ वक्त है, लेकिन PDM के फोरम में एक बड़ी अहम और शानदार खाका भरा है कि जिसमें पहली बार तमाम
صوبائی جو ریجنل لیول کی جماعتیں تھیں، جو پہلے کمزور آوازیں تھیں، جو اپنی بات نہیں کر سکتی تھی، وہ انہوں نے لاہور میں آ کر یادگار پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کر باتیں کی ہیں، اور یہ پی ڈی ایم کے فورم سے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کو ہمیں مثبت انداز میں لینا چاہیے کہ ملک یکجہتی کی طرف جی جا رہا ہے۔ جو لوگ اپنا غم و غصہ کا اظہار بند کمروں میں کرتے تھے یا ان کے پاس فورم نہیں تھا، اس وقت پی ڈی ایم نے ان کو آواز دے دی ہے اور اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی شکریہ سیار شمسی صاحب۔ فوزی شاہ صاحب، لیکن اب حکومت اور دوسرے لوگ جو اس وقت افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، ان کے درمیان میں آپس میں کوئی رفٹ چل رہی ہے۔ آپ کی کیا خبر ہے کہ کوئی رفٹ چل رہی ہے یا یہ افواہوں کے اوپر تیل چھڑک رہے ہیں؟ منیر، ایک یہ ہے کہ یہ جو ابھی پی ٹی ایم جو بنایا گیا ہے، یہ باضابطہ ایک تو تھوڑا سا سامنے یہ رکھنا چاہیے کہ جو کل جماعتی کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بلائی تھی، اس میں وہ باقاعدہ ریٹن ایک معاہدہ کیا گیا۔ پہلے بھی جو اتحاد بنتے رہے ان کو اس طرح کی ایک باضابطہ طور پہ شکل کم دی جاتی تھی، بلا شبہ وہ سب بیٹھتے تھے، کرتے تھے، اور روز کے روز جو ہے ان کی مختلف آگے ڈیولپمنٹس ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو معاہدہ اس میں کیا گیا ہے، سب سگنیٹریز ہیں۔ اگر فرض کیا جو پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو بات ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے، اور پیپلز پارٹی کا سٹیک بہت زیادہ ہے، اگر آپ اس میں استعفوں کے حوالے سے جائیں تو پیپلز پارٹی کا سٹیک سب سے زیادہ ہے، کیونکہ پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے، پہلے بھی بار بار کی گئی، جو 77 کے بعد کی گئی، کہ پیپلز پارٹی کو کس طرح سندھ سے ختم کیا جائے۔ ایم کیو ایم بنانے کا مقصد بھی آپ کو پتہ ہے، حیدرآباد میں کیا کیا گیا، کراچی میں کیا کیا گیا۔ تو یہ اب اس وقت پھر وہی کوشش دکھائی دیتی ہے، اور پیپلز پارٹی اس پہ الرٹ دکھائی دیتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو اس وقت وہ کر کے جو بھی ایک سسٹم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا ایسے لوگوں کو لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، تو وہ ایک پیپلز پارٹی کے لیے ایک طویل عرصے کے لیے پھر اپسیٹ ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم نے یہ دیکھا تھا 2014 کی تحریک جو تھی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی اس کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے استعفے نیشنل اسمبلی سے دیے تھے، لیکن خیبر پختونخوا کے وہاں سے نہیں دیے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز پہ بات ہو رہی ہے کہ سندھ اسمبلی جو ہے اس کے استعفے نہ دیے جائیں اور وہ برقرار رکھی جائے، اور نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے جائیں۔ تو میرا خیال ہے اس پہ کوئی اتنی زیادہ جس کا ایک ایشو بنایا جائے وہ نہیں ہے۔ باقی میرا اپنا یہ خیال ہے، یہ میں نے جو میں دیکھ رہی ہوں، یہ جو کہا جا رہا ہے، دیکھیں جو اراکین اسمبلی ہوتے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہیں چاہے نیشنل اسمبلی کے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار الیکشن لڑنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی۔ اس میں نہیں سمجھتی کہ 100% جو اراکین ہے وہ استعفے دے دیں گے۔ یہ میری اپنا خیال ہے۔ دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو 100% ان کے اراکین نے دے دی ہے۔ اسی طرح نواز شریف کی جو نون کا دعویٰ ہے کہ ایک وہ جو ہے اس کے 90% لوگوں نے استعفے دے دی ہیں۔ بہرحال یہ میرا اپنا خیال ہے کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جا کے بزدار صاحب سے ملتے رہے ہیں، چیف منسٹر سے ملتے رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی لوگ جو ہیں چیف منسٹر سے ملتے رہے ہیں، اور ان کی کچھ شکوک بھی ان کے بارے میں پائے گئے۔ ویسے تو چیف منسٹر سے ملنا کوئی ظاہر ہے کہ ملتے ہیں، ایک اراکین اسمبلی جو ہیں وہ مل سکتے ہیں، اپنے علاقے کے حوالے سے مل سکتے ہیں، لیکن جس طرح شکوک کا اظہار کیا گیا، ان سے وضاحت طلب کی گئی، ان کو یہ کیا، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بھی یہ بہت چیلنجنگ صورتحال ہے کہ آپ اپنی تمام اسمبلیوں سے، تمام اراکین سے استعفے لے لیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، اور وہ دونوں ہی، میں یہ سمجھتی ہوں پیپلز پارٹی بھی اور نون بھی اس وقت دونوں اس حوالے سے سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ اگر نا سٹیک پہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ بلوچستان کی کچھ آ جاتا ہے، ان میں زیادہ اکثریت نہیں بنتی، وہ اس میں آ سکتے ہیں، اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا بھی۔ لیکن یہ اس کی پی ڈی ایم کی ایک بہت بڑی خامی تھی
کہ انہوں نے चलें سارے پتے اوپن کر دیے. میں تھوڑا سا مختصر میں بند کر رہی ہوں. जी سارے پتے اوپن کر دیے. آپ نے हम्म, یہ آپشن رکھنا تھا, استعفوں کا رکھنا تھا. آپ لانگ مارچ تک رہتے, استعفوں کا آپ کو ڈسکلوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ ہوم ورک کرتے, بعد میں کوئی صورت ایسی آتی تو استعفوں کی بات کرتے, لیکن آپ نے پتے کیوں ننگے کیے؟ تو یہ جو پتے ننگے کیے تو وہ تو باتیں چلیں گی, اور وہ باتیں اسی لیے جو ہے یہ جو آپ جس طرح کی جو بات کر رہے ہیں کہ سامنے آ رہی ہیں, اختلافات کی باتیں آ رہی ہیں وہ دونوں بڑی پارٹیوں کے, وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے پتے اپنے چھپائے نہیں, بالکل اوپن کر کے رکھ دیے ہیں جس پہ وہ باتیں ہوتی ہیں. चलें कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए हम सियार शमसी साहब की तरफ चलते हैं. वो दोबारा सियार शमसी साहब, पीडीएम जो है किसी खातिर खा नतीजे पर पहुंचेगा. जाहिर है कि वो हुकूमत ना तो वो गिराना चाहते हैं, सिर्फ एक प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं. वो पॉलिटिकल प्रेशर है, मॉरल प्रेशर है जो वो डेवलप करना चाहते हैं. दूसरी तरफ पीडीएम की जो बड़ी जमातें हैं उनके दरमियान आपस में इख्तिलाफ राय और एक्शन के हवाले से भी कुछ अफवाहें पाई जा रही हैं. आप मुख्तसरन इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? क्या शम्सी साहब? जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी जंग जो है अब बिल्कुल बड़ी दूर जंग हो रही है और पीडीएम को तोड़ने के लिए तमाम हरबे वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं. दूसरी तरफ मेरी इतलात के मुताबिक पीडीएम पूरी तरह मुतहद है और अभी एक नुक्ते पर जो बहस चल रही है कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए या फिर जो सेनेट के इलेक्शन हैं उनमें भी हिस्सा लिया जाए. इस बात पे आसफ अली जरदारी, नवाज रहमान के दरमियान बड़े मौसर राब्ते हो रहा है, उसमें ये अपनी फैसला हो जाएगा. दूसरी बात यह है कि मेरी इतलात के मुताबिक अपोजिशन जमातें सेनेट को खाली छोड़ेंगी, उसमें वो हिस्सा लेंगी और असल कहानी जो है वो सेनेट के इलेक्शन के बाद शुरू होगी. धरना भी उसी वक्त होगा, लॉन्ग मार्च का भी फैसला उसी वक्त होगा, लेकिन उस हालात बेहतर हो सकते हैं अगर हुकूमत जो है वो कोई तदब्बर का मुजाहरा करे. तो इसमें आखिर में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो आज आप आज़ादी सहाफ़त की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको भी याद रखें. अब्दुल हमीद छाबरा साहब फौत हो गए हैं जिन्होंने पूरी तहरीक लड़ी है. उन पर एक पूरा प्रोग्राम की ज़रूरत है और बड़ी शर्मनाक बात है कि जो कौमी इस वक्त चैनल्स हैं या अखबारात हैं वो भी उन अपने हीरोज़ को भूल चुकी हैं. महनाज पन्ना को, उस्मानी को, अब्दुल हमीद छाबरा और जिनकी वजह से ये जमहूरियत और आज़ादी ना जमहूरियत हैं ना लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं. जी बिल्कुल, इसके ऊपर हम बात करेंगे और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जितने भी हमारे कायदीन जो जिन्होंने हमारी सहाफ़त को बढ़ाने में और इसको इंटैक्ट रखने में जो अपनी सर्विसेज दी हैं, खिदमात दी हैं, जो लीडरशिप अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह दे. इस दुआ के साथ नाज़रीन, फौज़े शाहिद साहबा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, सियार शमसी साहब और नूर अहमद, हमें इजाज़त दीजिए. कल फिर हम कुछ और मौज़ूआत के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.